यस, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. क्या समझने वाले हैं आज हम? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, नॉट रिफ्लेक्टिंग. रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा वही है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हम बात कर रहे हैं. ये एक्चुअली कैसी होगी? तो मतलब कि ऐसा समझो कि ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड. ओके, और उसका एक पोर्शन है ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है, तो वो स्फेरिकल हुआ, कर्व्ड है तो. और वो ऐसे बाहर उभरा हुआ हो तो वो हो जाएगा हमारा क्या? कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. और अगर कोई हमारा ऐसा पार्ट है, ओके, ऐसा मतलब केव जैसा पार्ट है, लेकिन वो केव जैसा पार्ट हमारा वहां से रिफ्रैक्शन होने वाला है, मतलब ये है सॉलिड. ओके, लेकिन जो सॉलिड है वहां पे सरफेस जो है वो तो कर्वेचर ही है, कर्व ही है, मतलब स्फेरिकल ही है. तो ये केव वाली सरफेस से हम रिफ्रैक्शन करेंगे. यहां पर कॉन्वेक्स उभरी हुई सरफेस से, वहां पे धसी हुई सरफेस अंदर, और यहाँ पे बाहर, मतलब जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था वैसे ही है. जैसे ये था तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, तो ये कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कॉनकेव मिरर. और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये उभरी हुई है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया. लेकिन अभी हम मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरफेस की बात कर रहे हैं. सरफेस मतलब मिरर होता तो रिफ्लेक्ट ही होता. ओके, मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता है. अभी हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए सरफेस ले रहे हैं. तो सरफेस मतलब क्या? अगर मैं यहां से रे ऑफ लाइट गया और ये कर्व्ड सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, कर्व्ड सरफेस पे, और फिर अंदर घुस गया और रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव. सेम वे वैसा ही कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस. और अगर आया और यहां पे इंसिडेंट हुआ और फिर अंदर घुस गया, ओके, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सिंपल है. ओके, चलो, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं. वैसे पहले टर्मिनोलॉजी अगर डिसाइड कर ले तो अगर ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस हमें दिख रहा है, ओके, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, से दिस वन, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस को अगर तुम ऐसे पूरा सा गोल बना दोगे तो ये जो पॉइंट है ये रहा, देखो ये बनाया हुआ ही है. अंडरस्टूड? तो ये बीच वाला वो है क्या है? सी, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर. लेकिन हमने पूरा ना लेके, क्योंकि हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात करनी है. डन? मतलब ऐसा समझो पूरा स्फीयर था सॉलिड मटेरियल का, उसमें से ये जो ब्लैक कलर्ड है वो निकल गया, लेकिन जो पर्पल कलर है वो मटेरियल अभी भी है. ओके, तो वो इस साइड तो स्फेरिकल है, इस साइड जो भी मटेरियल अंदर जो भी शेप हो उससे हमने लेना देना नहीं. हमारा जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे स्फेरिकल होना चाहिए, अंदर का जैसा भी हो चलेगा. अंडरस्टूड? ओके, तो वो हम अगर डिस्कस करें तो ये हमारा हो गया सी. और जो अगर सी है और ये जो हमारी कर्व्ड सरफेस है उसका सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पोल. जैसे मिरर में था वैसे ही पोल हो जाएगा. ओके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ द स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? रेडियस. सिंपल है. तो यहां पर भी वो क्या हो जाएगा? रेडियस. लेकिन यहां पे गलती मत कर देना कि जो रेडियस है उसके आधे डिस्टेंस पे फोकस नहीं, इसमें फोकस होगा नहीं. वो हम रिफ्लेक्शन में देखे थे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में फोकस होगा नहीं. अंडरस्टूड? तो यहां जैसे जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि ये आर है और r/2 डिस्टेंस पे यहां पर तुमने फोकस बना दिया, गलत हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो फोकस नहीं आएगा. डन? ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा. अब अगर पोल और सी के ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो जैसे वहां पर थी वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस कही जाएगी. तो ये है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस. डन? ओके, और ये जो एयर है पहला, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1, और जो अंदर मटेरियल है, सपोज ग्लास मटेरियल है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. ओके, नाउ उसके जैसा दूसरा ही, तो ये कर्व्ड सरफेस आ गई यहां पर, वो भी एक स्फीयर का पार्ट ही है, देखो. ओके, एंड नाउ यहां से ये जो मटेरियल है तो रे आएगा और यहां अंदर रिफ्रैक्ट होगा. मतलब क्या कि कर्व्ड तो आ गया, कर्व्ड आ गया, लेकिन केव वाला है, उभरा हुआ नहीं है, धसा हुआ है अंदर. तो ये क्या हो गया? कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. डन?
यहाँ पर भी सेम टर्मिनोलॉजी, ये जो हमारा मिडल पॉइंट होगा दैट इज पोल, और बीच वाला जो पॉइंट होगा दैट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और से सेंटर ऑफ स्फीयर, वॉट एवर यू कॉल। ओके, वो हो गया। और सी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, और सी और पी में से पास होने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, वही सारी चीजें है। ओके, अगेन जो हमारा एक है मतलब मीडियम है जहां से हमारा रे आ रहा है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ये दूसरे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। सिंपल है। ओके, देखो यहां पर हमें थोड़े एजम्पशन लेने हैं। ओके, ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पर थोड़े एजम्पशन लेने हैं। एक एजम्पशन तो हम क्या लेंगे कि हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेने वाले हैं। क्या? ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज भी पॉइंट, मतलब बड़ी इमेज की हम बात नहीं करते, तो फिर कर क्यों रहे हैं सर? इमेज भी पॉइंट, ऑब्जेक्ट भी पॉइंट। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम रिलेशनशिप डिराइव कर सके किसके बीच में, यहां पर जो एंगल्स बनने वाले हैं, यहां पर जो भी एंगल्स बनने वाले हैं वो एंगल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकाल सके, जैसे कि स्नेल्स लॉ था, तो स्नेल्स लॉ था वो क्या था, वो भी तो रिलेशनशिप ही था बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल्स। साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 और म्यू 2 इंटू साइन आर, वॉट एवर जो भी हमने लिया होगा उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप है स्नेल्स लॉ। यहां पर भी हम वैसा ही रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो पहला एजम्पशन तो क्या, हमें लेना देना ही नहीं है इमेज कहां बनेगी वो तो हम देखेंगे, लेकिन इमेज की साइज कितनी होगी एंड ऑल उसके हमें लेना देना नहीं है। हाँ, जो हमारे फंडा है उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, वो सब देखेंगे हम, लेकिन हमें लेना देना नहीं है। वो तो हमें कंसेप्ट पता है इसलिए देखेंगे, अदरवाइज मेन हमारा गोल क्या है, हमें रिलेशनशिप चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल्स के बीच में। ओके, तो एजम्पशन के हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। दूसरा कि अगर ये जो एंगल्स हम जो भी लेंगे ना वो सारे बहुत छोटे एंगल्स लेंगे, जस्ट लेस देन 10। जो भी एंगल्स लेने वाले हैं जो भी, वो सारे के सारे क्या लेंगे, हम छोटे छोटे एंगल्स लेंगे, मे बी लेस देन 10 डिग्री। ओके, तो जब भी अगर एंगल्स छोटे हैं तो स्मॉल एंगल्स के लिए यू कैन टेक थीटा जो होगा उसकी वैल्यू तुम इक्वल टू साइन थीटा भी ले सकते हो, उसकी वैल्यू तुम इक्वल टू टेन थीटा भी ले सकते हो फॉर स्मॉल एंगल, बिग एंगल नहीं। जैसे कि 45 डिग्री लिया तुमने तो साइन 45 कितना हो गया, साइन 45 1/√2, tan 45 कितना हो गया 1, और अगर थीटा लिया तो कितना हो जाएगा, तो थीटा तो 45 है, 45 को रेडियन में कन्वर्ट कर दो π/180, तो उसके लिए तो तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर तुमने से 1 डिग्री ले लिया, कितना डिग्री 1 डिग्री, तो 10 से कम है, तो 10 से कम है तो 1 डिग्री लिया ना, तो साइन 1 डिग्री, tan 1 डिग्री और थीटा 1 डिग्री को तुम कन्वर्ट कर दोगे पाई और रेडियन में, तो वो तीनों की तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम जैसी आएगी। डन? तो अगर हमारे एंगल्स लेस देन 10 है तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वो भी लिख सकते हैं, सीधा भी और उल्टा भी। डन? तो ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं। अंडरस्टूड? ओके। और ये हमारा याद रखना स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्ट मत करवा देना, रिफ्रैक्शन समझने वाले हैं। डन? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो फर्स्ट डिराइव करते हैं हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए फॉर्मूला, और ये पूछा भी जाता है डेरिवेशन। देखो अभी हम क्या समझ रहे हैं ध्यान से, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में। हाँ बोलो सर, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, ये दोनों का अलग अलग डेरिवेशन पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं, यस पूछ सकते हैं, तो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो पूछ सकते हैं अलग अलग। हाँ, फॉर्मूला सेम आएगा वो तो तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन। हाँ यस, ओके, फॉर्मूला सेम आएगा, बट उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ यस, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। ओके, बट सेम आएगा इन द सेंस, वो जो तुम लिख रहे होगे यहाँ पर सपोज μ1 आया तो वहां पर सपोज μ2 आएगा, देखते हैं अभी कैसा है। लेकिन यस पूछ सकते हैं दोनों, तो हम दोनों केस देखने वाले हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर। अगर रेयरर टू डेंसर हो रहा है तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेंगे, रेयरर में ही तो लेंगे, ऑब्जेक्ट को रेयरर में लेंगे। जैसे कि रेयरर टू डेंसर, तो ऑब्जेक्ट को अगर रेयरर में ले लिया तभी तो इसके ऊपर लाइट गिरेगी और लाइट वो अंदर यहाँ पर इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्रैक्शन होगी।
अगर ऑब्जेक्ट को ही तुमने डेंसर में ले लिया तो ये कैसे होगा? डन? सर हाँ। ये इसमें तो सिर्फ एक ही है। अब दूसरा उसके जैसे ही डिराइव कर सकते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए हाँ यस, ये पूछ तो सकते हैं लेकिन पूछा गया भी है, सकते हैं नहीं PYQ बन चुका है, ओके, बट इजी है, मतलब अगर बहुत अलग से हो तो वो नहीं पूछ सकते क्योंकि वो कंसेप्ट अलग हो गया, लेकिन सेम कंसेप्ट ही है, ओके, सेम कंसेप्ट लगाना भी सेम है, दैट्स वाई पूछ सकते हो, दैट्स वाई दोनों ही हम समझेंगे, ओके। सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब क्या, तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? रेयरर में, और इमेज कहाँ मिलेगी तुम्हें? डेंसर में, ओके। अब इमेज मोटी पतली क्या मिलेगी उसका एक्चुअल में हमें लेना देना नहीं है, हमें तो किससे लेना देना है? ये रिलेशनशिप बिटवीन दी, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V, R, मतलब ये सारे जो डिस्टेंस है U V R, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली तो हमारे पास एंगल ही थे ये सारे, लेकिन एंगल को हमने डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, अदरवाइज स्टार्टिंग में तो हमारे पास क्या है? एंगल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, जो चाहिए हमें उसी से हम आगे भी बढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ। डन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम रेयरर टू डेंसर की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेयरर में होना चाहिए, ओके। चलो, अब हमने अभी तक जो रिफ्रैक्शन पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और सिंपल रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट भी पढ़ा, तो हम क्या लेते थे कि हमारी प्लेन सरफेस थी, जो इंटरफेस था, इंटरफेस मींस जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, दैट सरफेस, वो प्लेन ले रहे थे हम कि भाई रेयरर में से डेंसर में गया या फिर डेंसर में से रेयरर में गया, और फिर रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, वो सब भी हमने डिस्कस किया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी डिस्कस किया। डन, ओके। तो ये सब क्या था, लेकिन ये सब, ये जो इंटरफेस था वो क्या था? प्लेन था। अब हम स्फेरिकल के लिए जा रहे हैं, ओके। चलो, तो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है मतलब ये पहले तो ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है ना, देखो उभरा हुआ है, ओके। अभी कॉन्केव के लिए सेम ही आएगा, फॉर्मूला सेम ही आएगा, ओके। हाँ, चलो, सो ये कॉन्वेक्स है और ये बीच वाला जो पॉइंट है वो हमारा पोल है, ठीक है। अभी उसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा? सी पॉइंट, तो ये ऐसे हो जाएगा सी पॉइंट, देन और P और C को कनेक्ट करने वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया है से यहां पर O, जो O पॉइंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, डन। अब यहां से हम लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब लाइट रे आएगी, ऑब्जेक्ट पर गिरेगी और फिर वो जा रही है इसके पास, ओके। तो ये मीडियम के पास जा रही है। सबसे पहले ऐसा समझो, सीधी लाइट रे आई और यहां से ऐसे करके डायरेक्टली पोल पे अटैक की, इंसिडेंट हुई, तो वो तो कैसे होगी? 90 डिग्री होगी। तो हमने तो पढ़ा है रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, अगर 90 डिग्री पे आए तो सीधा ही जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा तो सीधा वापस आएगी, रिफ्रैक्शन होगा तो सीधा ही चीर के चली जाएगी, कहीं पर बेंड होगी नहीं। तो जैसे ही यहां आई तो ये सीधा 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 चली गई, डन। अच्छा, अब दूसरी लेते हैं रे, तो सपोज दूसरी रे यहां पर से यहां पर वो मीट की, अगर दूसरी रे यहां पर मीट की तो उसका कोई इंसिडेंस एंगल होगा, कोई भी एंगल तो होगा नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ एंगल कैसे मेजर करेंगे? तो जो पॉइंट है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो और फिर इंसिडेंस एंगल कहां से आ रहा है, वो नॉर्मल और इंसिडेंस एंगल के बीच का एंगल देख लो, वही है इंसिडेंस एंगल। सो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, सो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट पे नॉर्मल कौन सा होगा? तो दिस इज से माय नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल हो गया, डन। यस सर। ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, उसके बीच का ये जो एंगल है, दैट एंगल इज से आई, इंसिडेंट एंगल, डन, ओके। नाउ वहां से रिफ्रैक्शन होगा, ये पॉइंट से तो क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब तुम कहां से कहां गए? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर में गए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है या टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है? यस, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो तुमने ये नॉर्मल बनाया था, देखो, ओके, ये क्लीन कर दूं, हाँ। सो और देखो, तुम नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हो, कैसे कि ये C है, तो अगर C से तुम कोई भी कर्वेचर का पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो वो तो 90 डिग्री बनेगा, याद है ना? अगर हमने ऐसे लिया था ना, हमने ऐसे स्फीयर लिया, यहां से मैं कहीं से भी ये रेडियस और वो पॉइंट के बीच का एंगल निकालूं तो वो तो कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री ही होगा,
ओके, सो ये हमारा नॉर्मल है। नाउ ये जो नॉर्मल है, ओके, ये हमारा नॉर्मल है। सो ये एक्चुअल में जाना चाहिए था तो ऐसे सीधे, मतलब ऐसे आया ना, तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था। डन, ओके। लेकिन अभी कहा रिफ्रैक्शन हुआ है तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा वो। डन, तो दिस इज माई से वो पॉइंट में नॉर्मल ये है, तो हमारा जो रे है वो टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो मतलब टॉवर्ड्स द नॉर्मल, ये पॉइंट का नॉर्मल क्या हो गया, ये रहा मेरा नॉर्मल। डन, पक्का ना? हाँ, तो ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था इस साइड लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया है, तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा लाइक दिस। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बढ़िया। डन, फिर से एक बार, क्या ये मेरा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे कर्वेचर से तुम कहीं पर भी ड्रॉ करो वो नॉर्मल ही होगा। ओके, तो सी पॉइंट से मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल। ओके, ये पॉइंट का नॉर्मल, तो ये नॉर्मल बन गया मेरा पूरा का पूरा। दिस इज माय नॉर्मल, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए दिस इज माय नॉर्मल। तो इसी के साथ मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ, और उसी के साथ मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। अब ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ तो वो जाना चाहिए था तो उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन मीडियम चेंज हो गया इसलिए वो बेंड होगा। बेंड का होगा टॉवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट जा रहा है कहां से कहां, रेयरर टू डेंसर में जा रहा है, तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल। तो मेरा नॉर्मल तो ये है, तो फिर नॉर्मल के टॉवर्ड्स में ये बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, तो ये रहा नॉर्मल, और मेरा जाना चाहिए था ऐसे, तो ऐसे बेंड कर जाएगा टॉवर्ड्स द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता तो ऐसे जाता। अंडरस्टूड? ओके, तो ये टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया लाइक दिस। ओके, पहला जो रे लिया था वो तो ऐसा सीधा सीधा गया था, और अभी वाला ऐसे गया, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, तो यहाँ पर तुम्हारी मिल जाएगी इमेज, दिखेगा तुम्हें यहाँ पर। डन, अब देखो तुम, यहां से जो रे गया था वो एक्चुअल रे था, यहां से रिफ्रैक्शन होके भी एक्चुअल रे आ रहा है, तो एक्चुअल रे आ रहा है और उसके दोनों रे के इंटरसेक्शन पर हमें इमेज मिल रही है, तो ये इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड? रियल होगी। क्यों रियल होगी? क्योंकि रियल रे से ही इंटरसेक्शन से बन रही है। वही भी एक डिफरेंस था ना हमने जो पढ़ा था, कि जैसे कि हम सारे रियल, अगर जो रे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो सारे के सारे रिफ्लेक्शन वाले एक्चुअल में जहां इमेज कर रहे हैं वहां पर रियल इमेज बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी क्या होगी, रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके, सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पर बैक ट्रेस करके इमेज बनाई नहीं है। डन? हाँ, बोलो, कोई डाउट? सर अगर वो ऊपर गए रे, ऐसे सीधा चला जाता? नहीं, वो बराबर है। हाँ, वो एक रे ऊपर गए, हाँ, लेकिन अगर उससे नीचे थोड़े कम एंगल पे या उससे ज्यादा एंगल पे ले हम रे, तो वो वहीं पर इंटरसेक्ट नहीं, डिफरेंट आएगी। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया, हाँ। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया, तो रुको अलग पेन ले लेते हैं, हमने से यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाया। अब ये पॉइंट से सी का जो डिस्टेंस है, दिस इज माय नॉर्मल, ये है मेरा क्या, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब ये एक्चुअली जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, हाँ, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होगा, रेयरर टू डेंसर है इसलिए टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा तो ऐसे ना जा करके वो ऐसे जाएगा, तो उसके आगे पीछे कहीं पर भी, वो तो डिपेंड है कि कितना इंसिडेंस एंगल है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर इमेज आई, इधर इधर कहीं पर भी बन सकती है, सेम जगह पे नहीं बनेगी। तो, लेकिन हाँ, तो अलग अलग इमेज मिलती है ना, मिल सकती है ना, क्योंकि लाइट एक रे तो नहीं है, दूसरी हाँ। भी रे होगी ना। हाँ, लेकिन हमें कौन सी दिखेगी, पहली वाली उसके पीछे होगी, वो कैसे दिखेगी, तो उसके आगे वही सबसे पहली वाली, ऐसे पहली वाली, एकदम पहली वाली। हाँ, हमें तो वही दिखेगी, पीछे बनेगी। करेक्ट है तुम्हारा कंसेप्ट कि पीछे तो बनेगी, क्यों? क्योंकि बाकी रे से भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो सीधा ही जा रहा है, तो वो तो हमेशा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी रे जा रहा है, यहाँ पर भी रे जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, सब जगह पे इमेज होगी। लेकिन हमें कौन सी दिखेगी, जो सबसे पहली होगी वो, क्योंकि इमेज के पीछे इमेज हो तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम दूसरे कोई एंगल से देखा तो नहीं दिख सकते। दूसरे कोई एंगल से तो इमेज ही नहीं दिखेगी। अच्छा,
दूसरे कोई एंगल से तो इमेज ही नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इमेज भी हमें उसी एंगल, जैसे कि यहाँ पे मिरर है, प्लेन मिरर ही ले लो, हम यहाँ है तो मैं यहाँ खड़ा हूं तब जाके मैं प्लेन मिरर में अपने आप को देख सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पर मिरर है और मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मेरी इमेज भी देख सकता हूँ मैं। तुम मेरी इमेज देख सकते हो क्या वहां बैठे बैठे? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो जो एंगल बना रहे हैं सारे के सारे, जो इमेज इंटरसेक्ट कर रही है, और वो तो मैं ही देख रहा हूं। मतलब लाइट रेज जहां से आ रही है तुम उसी डायरेक्शन में होगे तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। डन? ओके चलो, हाँ तो ये क्लीन कर दिए। तो यहां पर इमेज बनेगी। डन? ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां हमने रखा था पॉइंट साइज, और यहां पर हमें इमेज भी मिल गई। सिंपल है। ओके चलो, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से μ1 है और यहाँ पे ग्लास ही है मान लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज से u, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, और इमेज से पोल तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है? v। कहां गया? ये रहा। इमेज से पोल तक का डिस्टेंस क्या है? v। और सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस है r, जो हमें पता है वही सारी चीजें। डन? अब हम लगाते हैं यहां पर स्नेल्स लॉ। कहां पर? वो पॉइंट पर। सपोज दिस पॉइंट इज m, ओके, तो वहां पर लगाते हैं। ओके, तो वहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या बोलेगा स्नेल्स लॉ? कि भाई साइन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द साइन फंक्शन ऑफ द एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द साइन फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एंगल in the respective and the refractive index of the respective medium. Done? Okay, तो से यहां पर m पॉइंट है तो यहां पर I एंगल बन रहा है, इंसिडेंस एंगल, तो उसका साइन फंक्शन ले लो और वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां का बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो μ1 है, सो से μ1 और sin I, और अंदर का क्या है? तो अंदर का μ2 है, और वहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्रैक्शन एंगल, सो μ2 sin I। सिंपल। यस। डन? ये तो स्नेल्स लॉ में पता ही है। नाउ अभी ही हमने एजम्पशन में लिया कि अगर स्मॉल एंगल हो तो ही, या अदरवाइज नहीं। अगर ये जो आई है वो छोटा है, और कितना छोटा? से लेस देन 10 डिग्री, उतना छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल्स टू टेन आई इज इक्वल्स टू आई। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, बट फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एंगल्स। ओके, तो वो हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं, सो देयरफॉर से साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? μ1 i इज इक्वल्स टू μ2 r। डन? ये बन गया। अब हमारे पास रिलेशनशिप है किसका? आई का, एंगल का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। डन? अब हम यही आई और आर को अलग अलग एंगल के तौर पे दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आई और आर तो हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, हमें वो वाले एंगल चाहिए जो एक्चुअल में हमारी मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे बन रहे हो। ये तो नॉर्मल के साथ है ना, और वहां पर भी वो एंगल भी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि वो एंगल से हम एक्चुअल में डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इमेज कहां बनेगी, वो सब चीजें। डन? ओके, नॉट इमेज की साइज बट डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। डन? ओके चलो, तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो अब हम यहां पर यूज करते हैं थोड़े ट्राइंगल के कंसेप्ट। पहले तो कंसेप्ट बता दूं, हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल वाला एक कंसेप्ट समझते थे कि सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो हम ऐसा लिखते थे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू ये वाला जो बाहर का एंगल है वो एंगल सी। याद आया? मतलब तीन एंगल है, उसमें से दो इंटरनल एंगल है, तो तीसरा वाला जो एंगल है उसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। ये हम 8th-9th में पढ़े थे। डन? तो वही हम यूज करने वाले हैं। सो देखो, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसको मैंने नाम दे दिया n। ओके, तो n नाम दे दिया। अब देखो, ये जो O पॉइंट है, मतलब से m n o, तो O के साथ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल आई एम नेमिंग अल्फा, और से C पर जो एंगल बन रहा है उसको मैंने नाम दे दिया से गामा, और से इमेज जहां बन रही है I पॉइंट पे वहां पर नाम दे दिया क्या? बीटा। अंडरस्टूड?
अब वही सेम कंसेप्ट लगाते हैं, तो कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये है मेरा आई, ओके, तो से कौन सा ट्राइंगल लेंगे, से ट्राइंगल ले लो आई वाला, मतलब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, डन। तो सब कुछ क्लीन कर दो, पहले ये ले लो, डन, ओके। तो देखो दो ये ट्राइंगल में दो इंटरनल एंगल तो है तुम्हारे पास, एक अल्फा है और एक गामा है। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, जो तीसरा एंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल, तो तीसरा एंगल है ये, उसका एक्सटर्नल एंगल क्या है, आई। तो दैट्स व्हाई हमने लिख दिया आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। समझ में आया, पक्का, ओके। ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल का सम इक्वल होता है उसका जो तीसरा इंटरनल एंगल होता है उसके एक्सटर्नल एंगल से, डन, ओके। तो ये हमने एक रिलेशन निकाला, दूसरा निकालते हैं। सो दूसरा रिलेशन निकालेंगे हम दूसरे ट्राइंगल पे से, तो कहां दूसरे कौन से दो एंगल है, सपोज ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास से बीटा है, तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लिया, तो हमारे पास से ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। सो आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, जो तीसरा सम है उसका तीसरा जो एंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल गामा, दैट इज आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो ये हमारा दूसरा आ गया, आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, डन। तो हमने आई के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया और आर के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया, तो आई और आर को हम अब रिप्लेस कर देंगे, डन। चलो तो करते हैं। सो आई का फॉर्मूला ये है और आर का फॉर्मूला ये है, तो आर का फॉर्मूला ये है तो वो हो जाएगा गामा माइनस बीटा, बीटा इधर जाएगा तो प्लस का माइनस। अब जो हमारा फॉर्मूला है μ1 इंटू आई, तो μ1 इंटू आई और आई की जगह अल्फा प्लस गामा, एंड μ2 इंटू आर, तो μ2 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा, डन, ओके। नाउ अब जैसे अभी हमने बोला कि अगर एंगल छोटा हो तो तुम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो थीटा को भी साइन थीटा लिख सकते हो और टेन थीटा भी लिख सकते हो। तो अब हम टेन लिखने जा रहे हैं। क्यों टेन लिखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें वो चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई, डन। सो 10 लिखने जा रहे हैं। सो क्या लिखेंगे, ये थीटा है तो उसको तुम साइन थीटा भी लिख सकते हो, उसको ही तुम टॉन थीटा भी लिख सकते हो। अभी एक बार तो हमने कंसेप्ट यूज कर लिया। कब ऐसा कर सकते हैं, जब एंगल छोटे होंगे तब, मे बी लेस देन और से मोस्ट प्रोबेबली लेस देन 10 डिग्री होंगे तब, उससे ज्यादा एंगल के लिए नहीं, ओके। सो इसको मैं लिख दे रहा हूं 10, तो 10 अल्फा, इसको भी 10 सो 10 गामा, इसको भी 10 सो 10 गामा, इसको भी 10 तो 10 बीटा, डन, ओके। सारी 10 वैल्यू रख दी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। 10 मतलब क्या, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, साइन मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एंड 10 मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, डन। तो वो लगाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 10 अल्फा, तो अल्फा कहां गया, ये रहा अल्फा। तो ये देखो ये ट्राइंगल में दिस इज 90 डिग्री और ये मेरे पास अल्फा है। सो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एम एन डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ओ एन, डन, ओके। दूसरा ट्राइंगल, तो दूसरा ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, गामा चाहिए, 10 गामा वाला, तो गामा ये रहा, तो वहां का तुम ट्राइंगल ले लो, तो ये भी बन गया 90 डिग्री। तो 10 गामा भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब एम एन डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एनसी, डन, ओके। फिर नेक्स्ट 10 गामा, तो वो तो वही वैल्यू आएगी, तो वही वापस रख दी। 10 बीटा, तो बीटा के लिए अलग, और तो बीटा के लिए हमारा से ये वाला ट्राइंगल ले लो। देखो ये ऐसे मत ले लेना, ट्रिग्नोमेट्री कहां लग सकती है, ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स पे, वो छोटे मोटे ट्राइंगल्स वाले में नहीं लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। तो हमेशा सिलेक्ट कौन सा करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर तुमने गलती से भी ये चूज कर लिया तो नहीं आएगा आंसर। सो ये हो गया मेरा से बीटा वाला एंगल, ओके। तो 10 बीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट एम एन, एडजेसेंट एन आई, डन। सारी वैल्यू पुट कर दी। क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास एक स्नेल्स लॉ से हमारे वो रिवीजन बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक का तो समझ में आ गया। पहले हमने स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ में हमारे पास साइन आर है, तो वो आई, साइन आई और साइन आर को हमने आई और आर लिख दिया। अब ये आई और आर को हमने दूसरे अल्फा बीटा और गामा वाले एंगल में लिखा, अल्फा बीटा और गामा वाले एंगल को हमने वापस 10 के फॉर्म में लिखा और अब 10 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओके। चलो
सो अब 10 की वैल्यू पुट की तो देखो ये दोनों में से mn कॉमन, ये दोनों में से भी mn कॉमन, तो mn तो सब जगह है तो कॉमन निकल के कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, ये यहाँ पर क्या बचा, 1/ON 1/NC 1/NC 1/NI, यही बचा। ओके नाउ तुम देख सकते हो, अब यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ओके कौन सा सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि दिस स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट ऑफ वेरी वेरी बिग स्फीयर। ये स्फेरिकल सरफेस एक बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, एक बहुत बड़े, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं अर्थ सरफेस पर। ओके तो अर्थ सरफेस पर सपोज हम मान ले कि यहाँ पर से 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस पूरी की पूरी जो स्फेरिकल अर्थ है उसका बहुत 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 छोटा सा पार्ट है। ओके तो अगर तुमने ये 100 मीटर लिया, तुम 100 सेंटर ऑफ अर्थ से तुम यहाँ पे 100 मीटर, जैसे कि यहाँ से, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारी अर्थ है और हम एक्चुअली कहाँ पर है, से हम यहाँ पर है और मैंने ये 100 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट और ये 100 मीटर का से एंडिंग पॉइंट ऐसे लिया, दोनों एक जैसे ही लगेंगे ना। क्यों, ये अर्थ कितनी बड़ी है भाई। ओके अर्थ तो कितनी बड़ी है, तो यहाँ से सेंटर से मैं इसका डिस्टेंस निकालू और सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालू, दोनों सेम ही जैसा हो। लेकिन कब, जब अर्थ बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हारा स्फीयर बहुत बड़ा हो तब। अर्थ और से स्फीयर जब बड़ा हो तब तुम्हारा बहुत सारा एरिया भी छोटा ही कहलाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा है ही छोटा तो फिर क्या करेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इट इज अ पार्ट ऑफ वेरी बिग स्फीयर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो P और N पॉइंट है ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। P और N बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो तुम अगर यहां से जो डिस्टेंस निकाल रहे हो O टू N का जो डिस्टेंस निकालोगे वही होगा O टू P का डिस्टेंस। डन। फिर तुम, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना MN, तो देखो यहाँ पर सारे ही टर्मिनोलॉजीज जो हमें मिली है उसमें N कॉमन है। डन। लेकिन याद करो हम तो डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में लिखते थे, पोल के रिस्पेक्ट में। तो हमने बोला कि इफ दिस इज, इफ नहीं ये है ही, दिस स्फेरिकल सरफेस, दिस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज स्फीयर एंड देयरफॉर वी कैन से दैट P and N are very close to each other, and if they are very close to each other we can write that OP is equals to ON। तो जहां ON है वहां पे क्या लिख दिया हमने, ON की जगह OP लिख दिया। देन से तुम NC लिखोगे तो NC की जगह हम क्या लिखेंगे, PC लिखेंगे, क्योंकि N और P तो सेम जैसे ही है। और अगर तुमने NI लिखा तो NI की जगह हम क्या लिखेंगे, PI। डन। ओके तो वो सारे चेंजेस कर दिए। देखो ON की जगह हमने लिख दिया OP, NC की जगह लिख दिया हमने PC, NC की जगह PC और NI की जगह PI लिख दिया। डन। अब ये सारे ही डिस्टेंस हमें UVR के फॉर्म में पता है तो डाल दो, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ डालना है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला में भी डाला था वैसे ही। सो O टू P का डिस्टेंस, तो से सब कुछ क्लीन, O टू P का डिस्टेंस, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा पोल है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U। लेकिन यह क्या होगा, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब -U, तो यहां पर मैंने लिख दिया -U। देन PC, सो पोल से C का डिस्टेंस, तो पोल से तो तुम आगे बढ़ गए तो पॉजिटिव आएगा, तो R आएगी लेकिन पॉजिटिव, तो लिख दिया। फिर से PC तो R एंड PI, तो P टू I, अभी पोल से तो तुम आगे बढ़ गए राइट हैंड साइड में, तो ये PI मतलब है क्या एक्चुअल में PI, दैट इज द P टू I, मतलब I तो इमेज है, तो ये तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस वो तो V हो जाएगा, लेकिन तुम राइट हैंड साइड में हो मतलब पॉजिटिव आएगा, सो V आ जाएगा, वो कौन सा, पॉजिटिव। डन। बस हो गया। अब हमारा तो अभी सिंपल कैलकुलेशन है, μ1 को अंदर भेज दो, तो माइनस, ये माइनस था ना, तो ये माइनस μ1 बाई U, फिर ये μ1 बाई R, फिर ये μ2 बाई R और ये μ2 माइनस μ2 बाई V। सिंपल, अंदर भेज दिया सिर्फ μ1 और μ2 को। अब μ1 और μ2 को अंदर भेज दिया। अब अगर हमारे पास सेम वाले एक साथ हो उसको साथ रख लो, यहाँ पर भी R है वहां पर भी R है, तो वो दोनों R को एक साथ रख लो और U और V वाले को एक साथ रख लो। तो यहाँ पर हमने माइनस μ1 बाई U था,
और v वाला कौन सा है माइनस म्यू टू बाई वी, उसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, और यहाँ पे म्यू टू बाई आर तो था, लेकिन ये म्यू वन बाई आर को उधर ले जाओ तो वो प्लस का हो जाएगा माइनस। डन, तो ये हो गया। बस अभी वो दोनों में आर कॉमन है तो आर बाहर निकालो, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन। यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें पूछते हैं। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप निकाल लिया बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर और स्फीयर। सिंपल है। ओके, तो अगर अच्छे से बहुत ज्यादा ऐसा उधर करके बुक में तुम देखोगे, लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज जाओ तो दीज ऑल दी नोट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं यू कैन राइट इन दी एग्जाम लाइक दिस ओनली। जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में बहुत लंबा चौड़ा करके दिया है वैसा लिखो, लेकिन जहां पे जरूरी है सेंटेंस में लिखना वो तो लिखना है। वो सेंटेंसेस यहाँ पर है नहीं डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि भाई फॉर दी वेरी वेरी बिग स्फीयर दिस स्फेरिकल सरफेस is a small part and for that the distance ON is equals to distance OP like that, or you can write that for that P and N are very close to each other and if P and N are very close to each other तो जहां का जो पॉइंट से N का डिस्टेंस जितना होता है वही पॉइंट से P का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो O का N का जितना डिस्टेंस था P का भी उतना ही होगा O का O से। क्यों? क्योंकि P और N क्या है बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है। वही पॉइंट आ गया वापस। याद करो ये हमने कहाँ यूज किया था, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में कंसेप्ट यूज किया था। मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे से कवन की लेंथ माप लो, डिस्टेंस माप लो और मेरे से चिराग की भी माप लो, तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम आएगी क्योंकि यू टू आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। लेकिन यहाँ मापेंगे तो यहाँ मेजर करेंगे तो डिफरेंट आएगी क्योंकि डिफरेंस है ना, दैट्स सिंपल है। ओके, तो एडजेसेंट में है तो फिर सेम ही आने वाला है। तो हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया है जहां जहां पे ON है OP, NC को PC से, PC से और NI को PI से, मतलब N की जगह P आ गया है क्योंकि वो दोनों एक नजदीक ही है, दैट्स वाई। और फिर सारी वैल्यू पुट कर दी, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट की है वो मत भूलना। डन, तो ये था डेरिवेशन, सिंपल है। ओके, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम। नेक्स्ट देखते हैं इससे उल्टा। अब देखो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम है, अभी डेंसर टू रेयर देखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला अलग है। अभी तुम्हें बोला सेम है, सेम किसके लिए है, ये कॉन्वेक्स के लिए तुमने डिराइव किया, कॉनकेव के लिए करोगे तो भी यही आएगा। समझ रहे हो मीनिंग? यस। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां है रेयर में, इमेज कहां है डेंसर। अब तुम कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स लो फॉर्मूला सेम आएगा। डन। लेकिन अब जो हम ले रहने जा रहे हैं वो है डेंसर टू रेयर, मतलब तुमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, डेंसर में रखा हुआ है, तो वो डिस्कस करते हैं। उसके जैसा ही है डिट्टो, लेकिन शॉर्ट में ही हो जाएगा, उसके जैसा ही है, थोड़ा फॉर्मूला ही डिफरेंट आएगा। तो अलग ले लेते हैं हम वीडियो।